सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेंद्र मीणा है, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा। बच्चों, हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड पढ़ रहे हैं। उसमें यूनिट सेकेंड हमने स्टार्ट की है और यूनिट सेकेंड के अंदर हमने वेस्कुलर बंडल्स और डाइकोट स्टेम की टीएस को अभी तक पढ़ा है। आज हम मोनोकोट स्टेम की टीएस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम में क्या मूलभूत अंतर उनकी एनाटॉमी के बेस पे पाए जाते हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तो हम पढ़ रहे हैं टीएस ऑफ मोनोकोट स्टेम। ठीक है, एक बीजपत्री पादप की जो तना होता है उसकी जो एनाटॉमी होती है, आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है उसका हम अध्ययन करेंगे। हम एक प्रारूपिक एक बीजपत्री पादप के तने के रूप में जो मेज प्लांट है उसके स्टेम को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडस स्टेम रिवील्स, अर्थात मोनोकोट स्टेम में निम्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो पाई जाती हैं। पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है हाइपोडर्मिस, तीसरा है ग्राउंड टिश्यू और चौथा है वेस्कुलर बंडल। अर्थात एक प्रारूपी एक बीजपत्रीय पादप का जो तना है उसकी आंतरिक संरचना में एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मोनोकोट स्टेम की टीएस का एक इनलार्ज सेक्शन जो है आपके सामने प्रस्तुत है। ये इसमें स्टेम की जो संरचनाएं हैं उनको सभी को ढंग से दर्शा रखा है। इसी को बेस मानते हुए हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। जो एक बीजपत्री पादप है उसके तने में सबसे जो ऊपर की जो संरचना होती है, सबसे बाहर की जो संरचना होती है वो बोलते हैं उसको एपिडर्मिस। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम। यह स्टेम की सबसे बाह्यतम परत होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाइटली पैक्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। यह एक परतीय मृदुकी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। ठीक है, स्टेम की सबसे बाह्यतम परत है और ये एक परतीय मृदुकीय कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, देयर आउटर वॉल्स आर कवर्ड विद थिक क्यूटिकल। देखिए, ये एपिडर्मिस है और उसकी जो बाहरी जो वॉल है, बाहरी जो भित्तियाँ हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं? क्यूटिकल से। क्यूटिकल आपको पता है किसका काम करती है? सुरक्षा का। ठीक है, आगे, द कंटिन्यूटी ऑफ दिस लेयर मे बी ब्रोकन हेयर एंड देयर बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू स्टोमेटा। आपको पता है तनों में स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो कभी कभी स्टोमेटा की वजह से जो एपिडर्मिस की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाती है। देयर आर नो एपिडर्मल आउट ग्रोथ्स। आपको याद होगा बच्चों, डाइकोट स्टेम की जो स्ट्रक्चर पड़ी थी उसमें हम एपिडर्मिस से मल्टी सेलुलर हेयर, जिसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, वो निकले हुए होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री पादप के तने में इस प्रकार की कोई भी जो एपिडर्मल आउट ग्रोथ है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके कार्य देख लेते हैं। प्रोटेक्शन जो है तने के जो आंतरिक ऊतक है उनकी जो सुरक्षा का काम है वो कौन करता है? एपिडर्मिस करती है। मैकेनिकल सपोर्ट, पादप को जो है यांत्रिक सामर्थ्यता या सपोर्ट जो प्रदान करने का काम है वो एपिडर्मिस करती है। ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, उसका कार्य भी
जो है एपिडर्मिस की जो संरचना है क्यूटिकल, उससे संबंध जो संरचना है क्यूटिकल, उसकी सहायता से संपन्न होता है। और गैसियस एक्सचेंज जो कि हमने पढ़ा स्टोमेटा के द्वारा संपन्न होता है। तो बृहद रूप से जो एपिडर्मिस है वो ये काम करती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, यह है तने की सबसे बाह्य संरचना होती है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? मृदुदिक कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, एपिडर्मिस की बाहर की जो भित्तियाँ हैं उसकी तरफ क्यूटिकल का निक्षेप पाया जाता है। और कभी कभी ये एपिडर्मिस लेयर होती है ब्रोकन हो जाती है, किसकी वजह से? स्टोमेटा की वजह से। और इसमें द्विबीजपत्री पादपों की भांति ही कोई ट्राइकोम्स वगैरह एपिडर्मल आउटग्रोथ जो है वो नहीं होती है। और इसका काम, मुख्य कार्य क्या है? प्रोटेक्शन। इसके अलावा ये मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज का काम भी करती है एपिडर्मिस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। एपिडर्मिस के बाद में इसका जो सेकेंड टिश्यू है ग्राउंड टिश्यू, भरण ऊतक। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में क्या, कौन सा जो भाग है इसका, वो क्या है? ग्राउंड टिश्यू। इसको पढ़ते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड पिथ। आपको याद होगा बच्चों, डाइकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ, मज्जा वगैरह में विभेदित रहता है। लेकिन मोनोकोट स्टेम में इस प्रकार का कोई भी विभेदन नहीं पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू में एक प्रकार की सेल्स जो है वो मुख्यतः पाई जाती है। द इंटायर मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स लाइंग इनर टू द हाइपोडर्मिस फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू। बच्चों इसमें जो है एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस पाई जाती है। और हाइपोडर्मिस के बाद में जो संपूर्ण जो मास है वो भ्रूणत्वक के रूप में चारों तरफ फैला रहता है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। पादपों की कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, द सेल्स कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल लाइक स्टार्च। जो ग्राउंड टिश्यू की जो कोशिकाएं होती है वो फूड मटेरियल जैसे कि स्टार्च वगैरह का संग्रहण करती है। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू नेक्स्ट टू द हाइपोडर्मिस आर स्मॉलर इन साइज, पॉलीगोनल in shape and compactly arranged, but towards the center the cells are loosely arranged, rounded in shape and bigger in size। इसमें बता रखा है बच्चों कि जो हाइपोडर्मिस के समीप पाए जाने वाला जो ग्राउंड टिश्यू है उसकी कोशिकाएं जो है छोटी होती है, पॉलीगोनल होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। जबकि इसके विपरीत जो केंद्र की ओर जो पाए जाने वाली कोशिकाएं, ये देखिए, मान लीजिए ये तो हाइपोडर्मिस के से लगी हुई जो ग्राउंड टिश्यू कोशिकाएं हैं वो है छोटी, पॉलीगोनल और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। जबकि जो केंद्र की तरफ जो पाए जाने वाली जो ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स हैं वो है बिगर इन साइज है। ठीक है, राउंडेड शेप है और लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका अंतर है। द वेस्कुलर बंडल्स लाई एम्बेडेड इन दिस टिश्यू। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन पूल जो होते हैं, वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर धसे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, द ग्राउंड टिश्यू स्टोर्स फूड एंड परफॉर्म्स गैसियस एक्सचेंज। अब इसका काम क्या है? ग्राउंड टिश्यू का काम क्या है? तो पहला तो है कि इसमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है और दूसरा है ये गैसियस एक्सचेंज का काम भी करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। जो ग्राउंड टिश्यू है मोनोकोट का, उसमें डाइकोट टिश्यू के जैसे कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और पिथ में विभेदन नहीं होता है। लगभग समान प्रकार की कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और जो हाइपोडर्मिस के जो पास जो कोशिकाएं हैं ग्राउंड टिश्यू की वो छोटी होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। जबकि जो केंद्र की तरफ जो ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं और शेप में राउंडेड होती हैं। ठीक है, और ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। और जो ग्राउंड टिश्यू है वो क्या काम करता है? फूड का स्टोरेज करता है और गैसियस एक्सचेंज भी दर्शाता है। ठीक है, उसमें सहायता करता है। ठीक है बच्चों, पहला हो गया एपिडर्मिस, दूसरा हो गया एपिडर्मिस हो गया पहला, उसके साथ में क्यूटिकल हो गई थी।
एपिडर्मिस डर्मिस के बाद में जस्ट बाद में हाइपोडर्मिस लेयर आई, ठीक है। उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू पड़ा और ग्राउंड टिश्यू में धसे हुए क्या पाया है अपने वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। अब जो उसका मेन पार्ट है बच्चों वेस्कुलर बंडल, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन द पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। मैंने आपको बताया अभी ग्राउंड टिश्यू में कि जो वेस्कुलर बंडल है वो मृदुतकीय भरण ऊतक में बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाई ए शीथ ऑफ स्क्लेरकाइमेटस फाइबर्स कॉल्ड बंडल शीथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मोनोकोट का जो स्टेम है उसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किससे आच्छादित रहते हैं, किससे घिरे हुए होते हैं, वो घिरे हुए होते हैं एक विशेष प्रकार की संरचना, इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ, ठीक है। अब ये बंडल शीथ किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स की। दृढ़ोतकीय रेशों के द्वारा जो बनी संरचना है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ, उसके द्वारा वेस्कुलर बंडल जो है मोनोकोट्स में घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं द वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड क्लोज्ड, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है। इसका मतलब क्या है कॉन्जॉइंट, द वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जाइलम और जो फ्लोएम है एक ही साथ में पाए जाएंगे और एक ही रेडियस पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कोलेटरल में कोलेटरल वेस्कुलर बंडल किसे बोलते हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम एक साथ उपस्थित रहते हैं और जाइलम जो है नीचे की ओर और जो फ्लोएम है वो परिधि की ओर पाया जाता है। एंडार्क कंडीशन ये है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो केंद्र की तरफ पाया जाता है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या है, क्लोज का मतलब ये है कि जो एधा है, जो कैम्बियम है, वो इस स्टेम में नहीं पाई जाती है। अर्थात इस प्रकार के जो स्टेम है उसमें कैम्बियम की अनुपस्थिति के कारण द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, ठीक है। तो ये वेस्कुलर बंडल कैसा हुआ, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड क्लोज्ड। अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि बताइए जो मोनोकोट स्टेम होता है उसका वेस्कुलर बंडल किस प्रकार का होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड क्लोज्ड। अगर आपसे पूछे कि इनको एक्सपेंड कीजिए तो आपको हर एक जो शब्द है उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आर न्यूमरस, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो द्विबीजपत्री पादपोषण से अलग करती है कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो संख्या में अनेक होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में पाए जाने वाले जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो संख्या में न्यूमरस होते हैं, काफ़ी होते हैं, स्मॉल होते हैं एंड क्लोजली अरेंज्ड इन द पेरिफेरल पोर्शन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। टुवार्ड्स द सेंटर द बंडल्स आर कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज एंड लूजली अरेंज्ड। इसमें ये बताया गया बच्चों जो केंद्र की तरफ जो पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं, जबकि जो परिधि की तरफ जो पाए जाने वाले जो वेस्कुलर बंडल हैं वो छोटे होते हैं और क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कल शेप्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकोट स्टेम के वो स्कल, खोपड़ी की शेप के होते हैं, स्कल शेप्ड, ठीक। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ नामक एक संरचना होती है। तीसरा, इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क और क्लोज प्रकार का होता है और परिधि की तरफ जो वेस्कुलर बंडल है वो छोटे होते हैं और जो केंद्र की तरफ जो पाए जाने वाले जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बड़ी साइज़ के होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं। और लास्ट है कि वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्कल शेप के होते हैं, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल बच्चों हमने पढ़ लिया, तो वेस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं, किसी कंपोनेंट होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर उपस्थित जाइलम और फ्लोएम की संरचना को पढ़ना आवश्यक है, तो उसी को हम देख लेते हैं फिर से।
मोनोकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल का जो एक अवयव है फ्लोएम, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। द फ्लोएम इन द मोनोकोट स्टेम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो मोनोकोट स्टेम का जो फ्लोएम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सीव ट्यूब और कंपेनियल सेल ही पाई जाती है। ठीक है। फ्लोएम पेरेन्काइमा एवं फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट। जो फ्लोएम मृदुतक है और जो फ्लोएम रेशे हैं वो अनुपस्थित होते हैं किसमें, मोनोकोट स्टेम में। फ्लोएम के केवल 2 ही अवयव सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ही पाई जाती है। ठीक। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू एन आउटर क्रस्ड प्रोटोफ्लोएम एंड एन इनर मेटाफ्लोएम। इसको भी 2 प्रकार में बांट सकते हैं जो फ्लोएम पाया जाता है मोनोकोट स्टेम में। जो बाहर की तरफ जो फ्लोएम होता है उसको प्रोटोफ्लोएम हम बोल सकते हैं, और जो अंदर की तरफ जो पाया जाता है फ्लोएम उसको मेटाफ्लोएम बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेटाफ्लोएम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं जाइलम। जाइलम वेसल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर वाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। जो मोनोकोट स्टेम है उसमें जो जाइलम होता है उसकी जो वेसल्स होती हैं वो वाई शेप में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है देखते हैं। द 2 मेटाजाइलम वेसल्स आर लोकेटेड एट द अपर 2 आर्म्स एंड 1 or 2 प्रोटोजाइल वेसल्स एट द बेस। देखिए, जो ऊपर की तरफ मेटाजाइलम देख पा रहे हैं आप, एक तो ये है और एक ये है। तो ऊपर की ओर 2 जाइलम वेसल पाई जाती है और इसके जस्ट नीचे की ओर प्रोटोजाइलम पाया जाता है। ये रहा प्रोटोजाइलम। तो ये तीनों अवयव जो मिलकर है एक वाई शेप की जो संरचना है उसका निर्माण करते हैं। जो मेटाजाइलम होते हैं वो 2 भुजाओं का निर्माण करते हैं और एक नीचे प्रोटोजाइलम होता है। तो ये एक प्रकार की वाई शेप की आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटर वाई। इसको एक्सपेंड करते हैं फिर से। द 2 मेटाजाइलम वेसल्स, जो 2 मेटाजाइलम वेसल्स है आर लोकेटेड एट द अपर 2 आर्म्स, वो ऊपर की ओर व्यवस्थित होती है 2 भुजाओं के रूप में, एंड 1 और 2 सामान्यतः एक होती है। जो प्रोटोजाइलम होता है वो आधार की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है मेटाजाइलम, 2 मेटाजाइलम और एक प्रोटोजाइलम मिलकर लेटर वाई का निर्माण करते हैं। इन ए मैच्योर बंडल द लोएस्ट प्रोटोजाइलम disintegrates and forms a cavity known as protoxylem lacuna। ठीक है, तो एक मैच्योर वेस्कुलर बंडल में जो नीचे की तरफ पाया जाने वाला जो प्रोटोजाइलम है वो अलग होता है और एक कैविटी का निर्माण करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम लैकुना। यहाँ पर एक कैविटी बन रही है, प्रोटोजाइलम लैकुना। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पढ़ लिया जो मोनोकोट स्टेम है उसकी जो संरचनाएं होती हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में भी कौन, जाइलम और फ्लोएम। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम मोनोकोट स्टेम की कुछ ऐसी विशेषताएं देखेंगे जो कि केवल और केवल मोनोकोट स्टेम में ही पाई जाती है, जिसको जिन संरचनाओं को देखकर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ, ये जो दी गई संरचना है, दिया गया स्टेम है वो किसका है, एक बीजपत्री पादप का स्टेम है। ठीक है, फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ ट्राइकोम। मैंने बताया था बच्चों आपको, द्विबीजपत्री पादपों में ट्राइकोम जैसी संरचना बहुकोशिकीय रोम के रूप में पाई जाती है, लेकिन एक बीजपत्री पादपों में ये नहीं होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ए हाइपोडर्मिस मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा से निर्मित जो हाइपोडर्मिस है वो इसका एक फीचर है मोनोकोट स्टेम का। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का विभेदन नहीं होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, ये महत्वपूर्ण लक्षण है इसका।
नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेस्कुलर बंडल इरेगुलरली स्कैटर्ड विद सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। ठीक है, बहुत सारे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं, महत्वपूर्ण है। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज विद एंडाजाइलम। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज विद एंडाजाइलम। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 प्रोटोजाइलम एंड 2 मेटाजाइलम वेसल्स इन ईच बंडल। ठीक है, 2 मेटाजाइलम पाए जाएंगे और 1 या 2 प्रोटोजाइलम पाए जाएंगे प्रत्येक वेस्कुलर बंडल में। ठीक, एक कैविटी पाई जाती है। ठीक है, हमने पढ़ा। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम जो फाइबर्स होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए बंडल शीट मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा से निर्मित एक बंडल शीट जो है वो वेस्कुलर बंडल्स को घेरे हुए पाई जाती है। तो ये कुछ है डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ ए मोनोकोट स्टेम। अगर एग्जाम में आए तो ये 8-10 बिंदु आपको लिखने हैं। अब बच्चों, जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का वो हम देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको सीखिए। डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों में क्या अंतर होता है, उनकी एनाटॉमी में, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है वो हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, 2 मार्क आ सकते हैं, या लघुत्तरात्मक प्रश्न इससे पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो हम देखते हैं डाइकोट स्टेम और यह है मोनोकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम में क्या होता है, एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में एपिडर्मल हेयर जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती। जो सेकंड पॉइंट है, हाइपोडर्मिस जो होती है डाइकोट स्टेम में वो कोलेनकाइमेटस होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होती है स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड पॉइंट है, डाइकोट जो स्टेम होता है इसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, जबकि एंडोडर्मिस मोनोकोट स्टेम में लगभग एब्सेंट होती है। ठीक है। फोर्थ है, डाइकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो स्टीलर रंभीय और बाह्यरंभीय क्षेत्रों में विभेदित होता है, जबकि मोनोकोट स्टेम में ग्राउंड टिश्यू में इस प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता। फिफ्थ पॉइंट है जो अंतर है, वेस्कुलर बंडल्स आर लिमिटेड इन नंबर्स। डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनकी संख्या निश्चित होती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में पाए जाने वाले वेस्कुलर बंडल जो क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं, अनेक होते हैं। ठीक। छठा पॉइंट है, डाइकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक ब्रोकन रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, जबकि मोनोकोट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला 7वां बिंदु अंतर का, डाइकोट स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन और एंड प्रकार के होते हैं, जबकि जो मोनोकोट स्टेम है उसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट कोलेटरल और क्लोज प्रकार के होते हैं। क्लोज का मतलब कैम्बियम एब्सेंट, नो सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है। 8th पॉइंट है, डाइकोट स्टेम में कैम्बियम पाई जाती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं पाई जाती। ठीक। 9वां पॉइंट है, डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल पाई जाती है, मोनोकोट स्टेम में पेरिसाइकिल नहीं पाई जाती। 10वां पॉइंट है बच्चों, डाइकोट स्टेम में बंडल शीट नामक कोई संरचना नहीं मिलती है, जबकि मोनोकोट स्टेम में हमने जस्ट पढ़ा है बंडल शीट जो है पाई जाती है वेस्कुलर बंडल के चारों ओर। 11वां पॉइंट है बच्चों, डाइकोट स्टेम में जो पिथ होती है मज्जा वो पाई जाती है, जबकि मोनोकोट में पिथ एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है। 12वां पॉइंट है सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम पाई जा रही है डाइकोट स्टेम में इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ इनमें पाई जाती है, जबकि मोनोकोट स्टेम क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट है इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एपिडर्मल हेयर, हाइपोडर्मिस जो है कोलेनकाइमेटस होती है, एंडोडर्मिस डाइकोट में होती है, इसमें एब्सेंट होती है,
कैम्बियम प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में एब्सेंट होती है, पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, डाइकोट में पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, मोनोकोट्स में पित्त का अंतर आपको याद होना चाहिए, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार वो अरेंज होते हैं वो आपको याद होना चाहिए, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा है, मोनोकोट स्टेम की संपूर्ण संरचना का अध्ययन किया है हमने। ठीक है, उसके बाद में जो मोनोकोट स्टेम है उसके जो विभेदात्मक लक्षण है वो हमने पढ़े हैं। इसके साथ में अंत में हमने क्या पढ़ा है, डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में जो अंतर पाए जाते हैं उसको हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, तो आज का ई लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।